से क्या बताया वो ब्रीफ में बताओ। मैंने हाँ। शुरू से ये बताया कि अपने आगमों पे बच्चों के संस्कार के बारे में क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं और कहाँ हम्म। का क्या क्या संदर्भ मिलता है, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो हम्म। उसमें पहला बताइए कि मैं 8 साल के एज के बाद ही बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। तो 8 साल के एज के बाद ही क्यों? तो 8 साल तक बच्चा अपना एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिस तरह बनता है उस तरह से उनके ब्रेन में वो ऑब्जर्वेशन करके एक फीडिंग करके रखते हैं और वही संस्कार करके वही संस्कार बन जाते हैं। संस्कार यानी क्या? सिर्फ जो कंसेप्ट धारण कर लेते हैं उसको संस्कार बोलते हैं। तो ये संस्कार हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि वो अपने पास दाई माता का कंसेप्ट जो है कि दाई माता यानी क्या थे कि वो एक सिर्फ नौकरानी नहीं थी। हमारे सूत्र में जो शब्द है, सूत्र के जो शब्द है वो एक भी ऐसे इतने चीप अर्थ निकालने जैसा नहीं है। उसके अर्थ बहुत डिटेल में डीप में है। तो उसमें से जो पहली खीर दही है, खीर दही यानी जो खाने पीने खिलाने वाली दही, जिसको आज के भाषा में हम डाइटिशियन बोल सकते हैं। तो ये डाइटिशियन जो है वो बच्चों को कब खिलाना, कैसे खिलाना, कितना खिलाना, तो उससे बच्चों की किस तरह से मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रोथ हो सके। फिजिकली भी होना जरूरी है कि उसको कैल्शियम देना चाहिए, उसको प्रोटीन होना चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए ताकि उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी हो। बाद में उसका मेंटली भी उसका भी ये होना चाहिए कि वो सेटिस्फाइड हो, खुश हो, उसकी टेस्ट बड सब डेवलप हो, वो भी देखना चाहिए। और स्पिरिचुअली भी चाहिए कि जो खाना भक्ष्य है, कौनता अभक्ष्य है, कौनता खाना जरूरी है, कौनता नहीं जरूरी है, जमीन का क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज क्यों खानी चाहिए, इस कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये सब उसको डिटेल में बच्चों से बचपन में ही उसके ये संस्कार दिए तो उसके वो जिंदगी भर वो फिट रहता है, बाद में वो कभी चेंज नहीं होता। ये डाइटिशियन का काम था। अब उसका मैं दूसरा पॉइंट ले रही हूँ कि इसमें दूसरा आता मज्जन दही। मज्जन दही यानी मालिश करने वाली। अब मसाज ये बच्चों का तो हर कोई कराता है। अपने यहाँ एक कल्चर है, कल्चर बोल के अपन बाया लगा लेते। वो अपने तेल बॉडी को, एक आधे कपड़े को या एक आधे फर्श को पोछा लगाते हैं उस तरफ से वो लगा लेते हैं। और उसका उतना अच्छा ये बोल नहीं है, उसके स्पेशलिस्ट चाहिए, उनको उसका डिटेल नॉलेज चाहिए कि मसल्स की जो रक्त वाहिनियां नीचे से हार्ट की ओर जाती है और ऊपर से नीचे की ओर हार्ट के पास जाती है। हमारा रक्त का एक जो प्रवाह है उस डायरेक्शन में ही ब्लड का फ्लो आता है, ऊपर से नीचे आता और नीचे से ऊपर जाता, क्योंकि हमारा हार्ट सेंटर में है। तो उस डायरेक्शन में ही मसल्स की मसाज होना चाहिए। फिर मसाज के लिए ऑयल का भी बहुत ज्यादा स्टडी है कि ऑयल कौन सा ऑयल। अब जैसे मसल्स बोन की डेवलपमेंट के लिए सरसों का तेल यूज करते हैं। हम्म। हम्म। फिर तुम्हारे मसल्स मसल्स के लिए है तो कोई भी ऐसा ऑलिव ऑयल टाइप ऑयल लगाते हैं। हम्म। तुम्हारे स्किन के लिए कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। हम्म। कोकोनट ऑयल से स्किन अच्छी रहती है। तो हम्म। ये सब कंसेप्ट ध्यान में रख के वो तेल यूज करना चाहिए। यदि बच्चा कोई थोड़ा सा कमजोर है तो उसको फिर चंदन का तेल वगैरह यूज करना चाहिए। गर्मी के दिन है तो थोड़ा ठंडा तेल यूज करना चाहिए। ये तेल से क्या होता है, अब ये मसाज से क्या होता है, तो एक तो उसके लिम्फेटिक सिस्टम, उसके ड्रेनेज सिस्टम, जो नसें से ड्रेन होना चाहिए वो सब ड्रेनेज अच्छे से होते। लिम्फेटिक सिस्टम उसकी प्रॉपर वर्क करने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बाद में ये मसाज करने से वो रिलैक्स फील करता है। तो उसके सेरोटोनिन और ये डोपामाइन नाम के जो ब्रेन में हार्मोन्स है वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उससे बच्चे खुश और रिलैक्स होते हैं। और जब बच्चा रिलैक्स और खुश रहेगा तो वो साउंड स्लीप उसको आएगी और साउंड स्लीप से उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। तो ये मसाज का इतना बड़ा रोल है कि उसके मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होती है। और स्पिरिचुअलिटी का इसमें कैसे आता है कि हमारे इस आगमों में हर जगह है कि तुम्हारा सहनन और संगनन, ये संस्थान, ये दोनों मोक्ष मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। जैसा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम्हारा शरीर अच्छा है तो ही तुम मोक्ष, समचतुरस्त्र संस्थान होने के बाद ही तुम मोक्ष के अधिकारी बनते हो। तो हम्म। शरीर का बहुत बड़ा रोल है। तो तुम्हारी जब यदि लिम्फेटिक सिस्टम है तो तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम्म। तुम्हारे मसल्स अच्छे हैं तो तुम्हारे में पावर है, हम्म। तुम्हारे बोन अच्छे हैं तो तुम्हारा संगठन अच्छा है।
ये सब अच्छा है तो ही तुम मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न कर सकते हो। नहीं तो तुम मोक्ष मार्ग के लिए जो, क्योंकि हमारा ये मार्ग आगे बहुत कठिन है। ये कठिन मार्ग पे चलने के लिए शरीर की बहुत जरूरत है। शरीर ही कमजोर रहा तो रोगी ज्यादा ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकता। यस। रोगी व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकता, तो वो तप जप करना तो बहुत दूर की बात है, साधना करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए उसको एक स्पिरिचुअली भी वो यूज होता है, मेंटली भी वो रिलैक्स टेंशन फ्री रहने की आदत उसको लग जाते थे, क्योंकि उसका डोपामाइन और ये सब हार्मोन्स प्रॉपरली सिक्रेट होते हैं और उसके शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये तीनों पॉइंट ये मज्जनदाई कंसेप्ट ध्यान में रख के उस तरफ से वो उस बच्चों की मालिश करते थे। तो ये सिर्फ मालिश करके सुलाना, आज तो सिर्फ एक पोछा लगाए जैसे तेल कोई भी जो अवेलेबल है जो घर में है वो लगा देते हैं और नला देते हैं, उतना कंसेप्ट नहीं है। उसको प्रॉपर वो मसल्स के डायरेक्शन, रक्त वाहिनियों के डायरेक्शन और कौन से महीने में कौन सा तेल यूज करना चाहिए, ये सबका उसको नॉलेज चाहिए। ये उसका फिर स्टडी है पूरा। अब ये मज्जनदाई हुई, अब आती है अपनी अंकदाई, क्या खिलावंदाई की जो स्पोर्ट्समैन जिसको बोलते हैं हम। तो ये खेल भी ये तीनों भी पॉइंट के लिए यूज है, फिजिकल मेंटल और इसमें खेल के साथ एक सोशल हेल्थ भी उसमें ऐड होती है। तुम्हारे में जो सोशलिज्म रहता है वो उसमें ऐड होता। अब सोशलिज्म कैसे, अब तुमको हेल्थ के बारे में तो पता चल जाता कि भाई ये जो वर्कआउट करेगा तो अपने आप हेल्थ उसकी सुधरेगी, ये तो आज सबको मालूम है। फिर उसको मेंटली वो कैसे फिट होगा, तो उस खेल में कैसे कि हार जीत दोनों रहती है, और वो हार जीत वो पचाने के लिए वो तैयार हो जाता है। कि वो नहीं तो कोई अभी बच्चे खेलते ही नहीं, दिन भर रूम में ही बैठे रहते, उनको थोड़ा सा भी फेल्यूर पना कहाँ आ गया कि डिप्रेशन में गए, डायरेक्ट फेल हो गए कहाँ कि डायरेक्ट सुसाइड कर लेते या फिर एग्रेसिव बन जाते। तो ये हार वो पचाने की शक्ति जो है, ये जो मेंटेलिटी है, ये स्पोर्ट्स से आती है। क्योंकि हर स्पोर्ट्स में कोई तो भी हारता कोई तो भी जीतता है, दोनों पार्टियां तो जीतती नहीं, कोई तो भी एक हारेगा। तो ये उसकी मेंटेलिटी बन जाती कि हम कहीं पे आज हारे हैं कल जीतने वाला है, आज वो हारा है कल मैं जीतूंगा, कल मैं आज जीता हूं तो कल मैं हार भी सकता हूँ। ये मेंटेलिटी उनकी बन जाती है, हार और जीत जिंदगी में बचाने की एक शक्ति आ जाती है। तो इसके लिए खेल जरूरी है। पर खेल कौन से खेल कब खेलना चाहिए, कितना खेलना चाहिए, पूरा दिन तो कोई खेलते नहीं रहना चाहिए। तो उसके जो बॉडी के हार्मोन्स है, कि जैसे अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है, वो सुबह में सिक्रेट होता है। हर एक हार्मोन्स कब सिक्रेट होता है ये पूरा बॉडी का एक शेड्यूल है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब सिक्रेट होता है तब उस वक्त अपन स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल हार्मोन है। तो उस टाइम तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए स्कूल का टाइम, स्वाध्याय का टाइम, प्रवचन का टाइम, हर ज्ञान का टाइम तुम्हारा सुबह का रहता है। ये सुबह का जो टाइम है उस टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड एसिटाइलकोलाइन ब्रेन में सिक्रेट होता है। तो ये स्पोर्ट्समैन वाले को ये समझना चाहिए, नहीं तो जो सुबह का टाइम है वो टाइम में तुम खेलने में डाल दोगे तो उसकी मेंटल ग्रोथ भी हेम्पर्ड हो जाएगी। तो उसको कब खेलना चाहिए था, अर्ली मॉर्निंग जब सूर्योदय का टाइम रहता है, कि तब हवा में सूर्य की जो लाल किरणें रहती है उसमें विटामिन डी बनता है, डी होता है। वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं तो या वॉकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारे एक्टिव ब्लड में विटामिन सूर्य की लाल किरण जब पड़ती है तो उससे हमारे बॉडी डी तैयार कर लेती है, उससे हमारा बोन्स स्ट्रांग बनते हैं। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग के टाइम में योगा करो, एक्सरसाइज करो, आउटडोर गेम खेलो। तो ये खेल का टाइम है। तो इस तरह से उनको ये सब पता चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सा खेल खिलाना है, कौन से खेल से उसकी मेंटेलिटी कैसे होगी। फिर सोशलिज्म के भाई वो ग्रुप में खेलेगा तो ग्रुप वर्क करने की उसको आदत लगेगी। नहीं तो आज की एक समस्या हो गई कि कोई ग्रुप में काम कर ही नहीं सकता, जिसको उसको अपने फ्रीडम चाहिए, जो मैं कहूँ वो सच, मैं हूँ बॉस हूँ, मेरा ही सबने सुनना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है लोनली की या बॉस बने की, ये उसमें चली जाती है। खेल में टीम वर्क ही चाहिए, 12 जन चाहिए खेल में, कोई गेम में 4 जन चाहिए चाहिए है। तो वो टीम वर्क करना, सबके साथ मिलजुल के खेलना,
तो ये हम खेल सकते हैं, ये कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है, ये संस्कार उसके दिमाग में बैठता है। इसके लिए खेलना भी जरूरी है। और इसके लिए वहाँ के वो स्पेशलिस्ट रहते थे कि जो खिलावनदाई रहती थी वो उसमें स्पेशलिस्ट रहती थी। अब आती है अंकदाई। अंकदाई यानी जो ऑब्जर्वर बोलते हैं उसको, कि हर घड़ी तुम्हारे साथ बच्चे जो रहते हैं वो लोनली फीलिंग ज्यादा करते हैं। देखते हैं हम कि एक बच्चे दूसरा बच्चा भी माँ को हो गया तो बड़े बच्चे को बहुत इनसिक्योर फील होने लगता है कि अब माँ उसको ही ध्यान देंगे, मुझे नहीं देंगे, तो उसको इनसिक्योरिटी ध्यान होती है। 8 साल तक बच्चा किसी ना किसी के साथ में रहना चाहता है, उसकी वो मेंटेलिटी रहती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर से सीखता है एक तो, नहीं उसको इनसिक्योर फीलिंग रहती है। तो ये इनसिक्योर फीलिंग जाने के लिए ये एक अंकल था ही, उसको साथ में गोदी में खिलाने वाली रहती थी। गोदी में लेना यानी सिर्फ उसको गोदी में लेके फिरना ऐसा नहीं, तो हर घड़ी उसके साथ में कोई ना कोई अटेंडेंस चाहिए उसको। और जो अटेंडेंस है उसने हर उसकी हैबिट है उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है, कि वो कब सो रहा, कब उठ रहा, कब खा रहा, कब पी रहा, उसकी लाइफस्टाइल कैसे रख रहा, वो गंदा रह रहा है कि नीट रह रहा है, वो सब ऑर्गेनाइज करके रख रहा है क्या नहीं रख रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजों की वो ऑब्जर्व करती है। और वो ऑब्जर्व करके उसको समय समय पर उसको बराबर उसका ढांचे में ढाले जैसा उसको अच्छे संस्कार देख के डालती है। तो इस तरह से ये दाई माता की ओर से अपन बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। तो इस तरह संस्कारित किए तो वो मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली चारों तरफ से चार ऑलराउंड उसका डेवलपमेंट होती। और ये सब संस्कार उसके फीडिंग 8 साल तक के ही होते थे। उसके बाद वो बाहर से कुछ भी गलत सीख लेता है और उसके बाद वो चेंज होते रहता है, चेंजेबल रहते। जो बाहर से बाकी के जो सीखते हैं वो तो वैसे तो हम जिंदगी में हर क्षण सीखते रहते हैं, पर उसमें हमारी चेंज होते हैं, पर जो बचपन के संस्कार रहते हैं वो कभी बदलते नहीं। जो मेन कंसेप्ट है अपने जिंदगी के, मेन जो हमारे कल्चर है वो नहीं बदलते। बाद में तो हम दोस्तों से सीखते, गुरु से सीखते, कॉलेज में जाके सीखेंगे, कुछ पढ़ के सीखेंगे, फिर हम हमारी ही एक कंसेप्ट बना के लेंगे, हम हमारे ही संस्कार बना के लेंगे। उस हिसाब से तो पूरी जिंदगी तो बदलती रहती, पर बेसिक नहीं बदलता। जैसे एक आधे का चेहरा जो है वो कितना ही बुरा होने दो, उसके बेसिक फीचर कभी बदलते नहीं। उसके भले ही ऊपर का सब लिपा पुता बदलते रहेगा, पर उसके बेसिक जो फीचर है चेहरे के, बॉडी के, वो कभी नहीं बदलते। उसी तरह ये बेसिक संस्कार जो बन जाते हैं 8 साल तक, ये कभी नहीं बदलते। तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत करना जरूरी है कि उसको संस्कारित कैसे किया जाए। और आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत ये हो गए, हिंसात्मक वृत्ति, ईर्ष्यालु वृत्ति, कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस लेना, फिर उसके ड्रग्स के, शराब के एडिक्ट हो जाना। हम उनके ऊपर ही लाद देते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बिगड़ गए, बिगड़ गए, अब तुम बदलो, अब तुम बदलो करके हम उनके ऊपर यदि अभी थोप देते हैं। पर ये इसमें उनकी पूरी गलती नहीं है, पूरी गलती हमारे पेरेंटिंग की में है। तो ये पेरेंटिंग के लिए हमारे आगोमी में जहां जहां भी ये शब्द आए हैं, तो ये सिर्फ एक छोटे से मीनिंग निकाल के हम छोड़ देते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें इस पे अभी गौर करना जरूरी है। हर जगह पे आए हैं, डाइट के बारे में आए, मसाज के बारे में आए, उनके दाई माता के बारे में आए, उनके गप गुरुकुल भेजना ये आया है, गुरुकुल में उनको क्या पढ़ाना है ये आया है। ये सब शब्द हम हमारे कहानियों के माध्यम से आया है, या हमारे सूत्र में हर जगह पे थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे उसका वर्णन है। इसका सब हम कलेक्शन करके, रिसर्च करके इसके ऊपर हम अच्छे से थीसिस प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया है। और हम्म। आपके इस लेक्चर को सुन करके, प्रेजेंटेशन को सुन करके लग रहा है कि इस फील्ड में जिसकी बहुत जरूरत है आज के समय में, बच्चों को संस्कारी हम्म। बनाने के लिए, उनकी सही परवरिश करने के लिए, उनकी प्रॉपर पेरेंटिंग करने के लिए। परंतु अब ये देखना है कि आज का समय क्या हो गया है। बच्चे, माता और पिता दोनों ही जॉब कर रहे हैं। बच्चे को वो इस तरह से परवरिश कैसे करें, पहली बात।
और तो पहली बात ये है ना, उस जमाने में भी सब राजा लोग रहते थे, वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। इसलिए ये दाई माता का कंसेप्ट था उनके पास कि वो स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर लेते थे। तो आज वैसे स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है तो ना, कि प्रश्न, पेरेंट ने हाँ पता कि प्रश्न इस ये तरह है, स्पेशलिस्ट बनना। हाँ तो ये प्रश्न ये, स्पेशलिस्ट, हमारे पास कुछ मटेरियल रहा तो हाँ, किताब पढ़ के भी कोई भी उसमें स्टडी कर सकता है, उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे आज डॉक्टर के लिए कोई स्टडी किया है तभी वो उसमें सर्जरी कर सकता है आज। तो हम्म, हमें आज ये करना है कि हम डिटेल में डाइटिशियंस, डाइट से बच्चों की परवरिश कैसे करना है, तो कौन सा डाइट कब देना, क्या इसके ऊपर हम रिसर्च करके एक किताब निकाल लें, ताकि वो पढ़ के कोई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जो डाइटिशियन बने उसमें उनका और ऐड हो जाएगा कि भाई बच्चों के डाइटिशियन ही है। नहीं जैसे बहुत अब अच्छी, स्पेशलाइज। नहीं आपका कहना बिल्कुल सही है, कि हम हम्म। पढ़ करके भी, परंतु बात ये है कि माता को या पिता को टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों के लिए परवरिश करने के लिए इतना समय लगा, या ये सब चीजें जान करके उसके बच्चे के लिए करे। इसके लिए तो माता को घर में ही रहना होगा, कि वो दिन भर उसका ऑब्जर्वेशन करे, उसकी मालिश करे, या उसके खाने की ध्यान रखे, या नहीं ना, मैं क्या खाने बता की। रही, फिर मैं यही तो बता रही, माता ने नहीं करना है, अपन हम्म, उसे उस तरह से स्पेशलिस्ट तैयार करना है। जैसे आज हम हमारे पास बीमार हो गए बच्चे, तो हम्म, हम कुछ ट्रीटमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। हम्म, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम्म, हमें सिर्फ इतना करना है कि उतना अफोर्ड करने जितना हमको अर्न करना है। हम्म, जैसे पहले राजा महाराजा या गृहपति थे, ये इतने अर्न करते थे कि इस तरह से स्पेशलिस्ट लगा के वो उसकी परवरिश कर सके। तो हम ऐसे आज भी देखते हैं हम कि भाई मालिश लगाने वाली बाई कर ली, उसको डे केयर में रख दिए, उसको हम्म, वहां पैसे दे दिए। पर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलना सिर्फ जरूरी है। तुमको वक्त नहीं देना है, वक्त यस, ये तुमको एक नॉलेज चाहिए कि इस तरह से बच्चों की परवरिश करना जरूरी है, और इस तरह के स्पेशलिस्ट भी है, स्पेशल फील्ड भी है, और ये स्पेशल फील्ड से हम बच्चों की परवरिश करें, ये नॉलेज होना। अब हमारी कहानी में डायरेक्ट बताया है ना कि भाई ये सुलसा वगैरह ये इतने गृहपति थे, इतने रिच थे, 5 दाइयों माता को अपॉइंट किया था, उन्हें रख लिया था, उनकी ओर से बच्चों की परवरिश की थी। पर आज हम उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं कि सिर्फ इस टाइप के 5 नौकरानियां रख ली, बच्चों को हम्म, गोदी में लिटाने वाली, बच्चों को दूध पिलाने वाली, बच्चों को नहलाने वाली, इस टाइप की सिर्फ नौकरानियां रख ली। तो हम्म, हमें ये सिर्फ समझाना है कि ये सिर्फ नौकरानियां नहीं है, इस तरह का स्पेशलाइजेशन चाहिए। तुमको इस तरह का नॉलेज चाहिए कि बच्चों को क्या खिलाना है। उस बाई को या उस डॉक्टर को तुम अपॉइंट करो, उस तरह के स्पेशलाइजेशन को अपॉइंट करो। तो हमें इस तरह का स्पेशलाइजेशन बन सके, इस तरह का रिसर्च करना है, इस तरह की किताबें निकालना है कि वो डाइटिशियन जो है आज की, हम्म, उसमें ये इसका भी नॉलेज आए कि पेडियाट्रिक डाइटिशियन कैसे करे, बिल्कुल। तो पेडियाट्रिक का आपने, कैसे आप करे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास वक्त नहीं है, और हम पैसे तो कमा ही रहे हैं, तो पैसे का सही हम्म। उपयोग भी है, और बच्चों की सही हाँ। से परवरिश भी होगी, हाँ। हम इस तरह के डाइटिशियंस के पास में अगर हम्म। बच्चे रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अर्निंग की भी प्रॉब्लम हम्म। होती है लोगों को, कि इतना 5 लोगों के पास में बच्चे को रखना है, हम्म। भेजना, उसके लिए भी आना या जाना पड़ता है, बच्चे को वहां छोड़ करके आना पड़ता है। तो वो भी एक टाइमिंग का बात है। दूसरी बात ये है कि अर्निंग भी इतनी होनी जरूरी है कि 5 डाइटिशियंस के को अफोर्ड कर सके पेरेंट्स। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखो, यदि यदि हमारी इच्छा है कि हमारा बच्चा खुद संस्कारित हो, तो उसके लिए 2 पॉइंट करना, एक तो उसके लिए तुम खुद वक्त दो, या फिर उसके लिए उतने अर्निंग करो। हम्म, 2 बातें कुछ तो भी करना है। तुम अर्निंग भी नहीं करोगे और वक्त भी नहीं दोगे, तो फिर बच्चों के बारे में तुम सोच ही नहीं रहे। हम्म, तो एक तो तुम दोनों में से एक कुछ तो भी दो, तुम्हारी अर्निंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो बच्चों के लिए तुम वक्त दो, फिर तुम हम्म, ही इस किताबों से स्टडी करो, और तुम्हें अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करना है इसके गाइडलाइन लेके उस तरफ से करो, उसको वक्त दो। या तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम इतना ज्यादा अर्निंग कर रहे हो, तो उस तरह के स्पेशलिस्ट लगा लो, तुम घर पे ही बुला लो, उनको अपॉइंट करो, उनकी अपॉइंटमेंट रखो कि भाई ये टाइम पे डाइटिशियन आना चाहिए, ये टाइम पे मसाज वाली आनी चाहिए, इस टाइम पे खिलाने वाली आनी चाहिए। वो भी उनका टाइमिंग बताएंगे, भाई कौन से टाइम में किसको खिलाना है, कौन से टाइम में उसको खाना खिलाना है, कौन से टाइम पे उसका उसका भी नॉलेज और तुम्हारा टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट कर उसकी अपॉइंटमेंट करो।
एक तो ये करो, पैसा कमाओ, नहीं तो फिर वक्त दो। यदि तुमको बच्चों के फिक्र है, तुमको लगता है कि बच्चे संस्कारित होना चाहिए, तो ये दोनों में से कुछ एक तो करना ही चाहिए। तुम बोलेगे कि दोनों भी नहीं है और बच्चा भी संस्कारित हो, तो वो हो नहीं सकता। फिर जैसा भगवान की कृपा जैसा होगा वैसा होगा। पर आज जो हम जो बच्चों पे ही छोड़ देते हैं, फिर वो तुम्हें मत करो, उनके ऊपर ही सब ब्लेम मत दो, हमारी भी गलती तुम ऐसे करो फिर। बहुत ही अच्छा कहा, सही कहा आपने। अब मेन बात ये हाँ समझना है कि हमारी जो आगमिक विधि है, हम जो समझ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपके हिसाब से ये है कि 8 साल तक बच्चा स्कूल न जाए और केवल उसकी उस तरह से परवरिश ही हो और वो ऑब्जर्वेशन से ही सब कुछ सीखे। तो आज तो बच्चे को 2 साल का नहीं, वैसा स्कूल में किसी ने डालने कहा आपने, स्कूल इसने में तो डाल बताया स्कूल ना, में डाल सिर्फ ये 8 साल तक ही है, ये सब 8 साल तक ही करना है। 8 साल के बाद तो उसको हर गुरुकुल में भेजा है, 72 कला सिखा है। आज तो हम एक ही कला सिखा रहे हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर तो इंजीनियर ही बन रहा है। पर पहले तो 72 कला सीखता था, गुरुकुल में जाता था, यानी हॉस्टल में ही रहता था। और 8 साल के बाद हमको सिर्फ ये 8 साल तक ही घर में अपने पास रखना है। हाँ तो उसको ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं भेजना है, मेरी नहीं स्कूल में भी नहीं भेजना नहीं, मेरा है, पॉइंट ऐसा ये, नहीं है। पर हाँ, 8 साल तक स्कूल में कितना, 2 से 4 घंटा। हाँ। यस, मेरा हम्म। पॉइंट ये है कि बच्चों को आज 2 साल से ही स्कूल में डालने की ट्रेडिशन डेवलप हो चुकी है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे 2 साल से जैसे ही थोड़ा बहुत समझने लग जाए तो उनको स्कूल में डाल दिया जाए। वो चाहे वो किंडल या केजी या क्या क्या होता है, तो उसमें डालना चाहते हैं। तो हाँ, अब ऐसी अरे ये कंडीशन में, जो 2 साल में जो, हाँ मैं बताती हूँ, 2 साल में जो स्कूल में डालते हैं, तो वो हम्म 3 घंटे 4 घंटे की स्कूल रहती है, उनको कोई दिन भर का नहीं रहता। हम्म क्योंकि वो भी समझते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 2-3 घंटे से ज्यादा वो पेरेंट्स को छोड़ के नहीं रह सकता, तो हम्म उनको 2-3 घंटे रहता है वो। पर बाकी टाइम तो वो अपने पास है, उसका खाना पीना तो हम ही कर रहे हैं, उसकी हम्म मालिश नहलाना तो हम ही कर रहे हैं, और हम्म बाकी का तो सब हम ही कर रहे हैं ना घर पे। ओके। स्कूल में तो वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहा है, वो 8 साल का होने तक, यदि फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा तब हम्म तक तो उसको कोई स्कूल का इतना ज्यादा बर्डन है नहीं। तुम्हारा स्कूल भेजना है वो भी होता है, पर हम्म, उसका टाइमिंग भी 2-3 घंटे का ही है, 4 घंटे के ऊपर तभी उनकी कोई स्कूल नहीं रहती, 2-4 फर्स्ट स्टैंडर्ड तक। सही है। तो तो ये 4 घंटे वो जा रहा है तो वो अच्छा है, ऐसे नहीं कि दिन भर उसको इनके ओर से ही करे तो ही वो डेवलप होगा। उसका आजकल का सॉफ्टवेयर नया तरीके से बन रहा है, तो उसको वो भी जरूरी है, वो उसको भी टाइमिंग ऐड करो तुम। ये हम्म भी करो वो भी करो, क्योंकि जमाना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से भी हमारे ये कंसेप्ट का अर्थ लेना है। आज द्रव्य के हिसाब से कहाँ चेंज हुआ है, तो उतना वो भी करके उसमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन नहीं करना करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, है। आपने हाँ। सही बताया कि वो तीन हम्म, चार हम्म, घंटे से ज्यादा तो बच्चा वहां नहीं रहता है। हाँ। मान लीजिए 3 घंटे रहा, 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में, 5 घंटे तो उसके पूरे हो गए उस समय। उसके आगे की हम्म, टाइमिंग सेट होती है, तो उस हिसाब से टाइम सेट करके करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अब हम्म, नेक्स्ट मेरा ये कहना है कि वर्तमान में जो गुरुकुल परंपरा तो है नहीं, वर्तमान में तो वो स्पेशलाइजेशन की ट्रेडिशन है। और इसके अलावा हाँ। छोटे, गुरुकुल यानी हॉस्टल, गुरुकुल यानी दूसरा कुछ नहीं, हॉस्टल आज के। हॉस्टल हम्म पे तो जाते हैं ना, हॉस्टल यानी गुरुकुल, वही रहना वही सीखना वही खाना पीना, यही तो गुरुकुल में होता था, यही हॉस्टल में हो रहा है। हम्म तब एक ही गुरु सब 72 कला सिखाता था, अब 72 कला सिखाने के लिए 72 गुरु है, इतना ही फर्क हुआ है। ये हाँ, अब क्या है कि हर एक का स्पेशलाइजेशन हुआ है ना, तो सेपरेट सेपरेट सबके दिमाग का भी जो पहले चौथे आरे में था, वही सबसे सबका ही कम कम होते गया है। तो आज एक ही सब्जेक्ट में कोई मास्टरी कर सकता है या कोई डिटेल में सीख सकता है। पहले एक गुरु ऐसा रहता था कि 72 कला में वो मास्टर रहता था, 72 कला में वो कोई भी एक स्टूडेंट को निपुण कर सकता था, इसलिए हम उसको गुरुकुल प्रथा बोलते थे। आजकल का क्या है, हॉस्टल है, हॉस्टल में जाके भी बच्चे जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो डेवलप कर सकता, वो हिसाब से वो गुरु के पास जाता है, तो वही गुरुकुल है उसके लिए। 8 साल के बाद अभी आजकल बच्चों को ये हॉस्टल पे भी भेजे, तो पहली दूसरी में तो कोई भेज रहा नहीं है, सही कम बात, से कम स्टैंडर्ड के बाद ही भेज रहा है ना। सही बात, सही 5th तक तो कोई भेजता नहीं है, बात, 5th सही। तक तो बच्चा भी छोड़ के नहीं रहता है। तो तब तक हम ये साथ में कर सकते हैं कि भाई उसकी
खान पान के पास भी डाइटिशियन का पूरा ये लिख के खान पान उसका अच्छा से रखे, उसके सामने थोड़े बिहेवियर मैनर सिखाए, उसके सामने सत्य बोलना, ये जो बेसिक हमारे जैनिज्म के प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, वो सिखा सकते हैं। हम घर में दिन में पेरेंट्स थोड़ी सी धर्म ध्यान के लिए टाइम निकालते हैं, तो फिर वो भी वो देख के ऑब्जर्व करके सीख सकता है। हम ही दिन भर झगड़ते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ अनाप शनाप दूसरों की निंदा चुगलियां करते रहेंगे, तो बच्चों पे कैसे संस्कार पड़ेंगे फिर। तो हम्म ये सब भी तो ध्यान रखना है उसके 8 साल तक कि भाई ये हमें जरूरी है, हम्म ये सब चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सब वो पढ़ेंगे, ये हमारा किताब निकालेंगे, वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आजकल गर्भ संस्कार का तो बहुत ज्यादा हो गया, भाई गर्भ में तो संस्कार देने का समझ गया, तो इसी तरह से 8 साल तक की पेरेंटिंग का भी समझ में आ जाए तो वो बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ गर्भ में तो क्या है, गर्भ में सिर्फ धर्म के संस्कार पढ़ते हैं। हम्म आजकल गर्भ संस्कार के नाम पे सब कुछ लेते हैं, पर हम्म क्या है, हम जब आंखें बंद करते हैं ना, तो हमको अंदर का दिखता है, हमारे बाहर के संसार का बारे में कुछ दिखता नहीं। हम्म उसी तरह बच्चा अंदर जो काल कोठड़ी में रहे, जैसा आंखें बंद करके रहे जैसा है, तो हम्म वो सिर्फ अपने बारे में या धर्म के बारे में ही जान सकता है। हम्म तो गर्भ संस्कार में वो धर्म के संस्कार सीख सकते हैं। उसको यदि माँ रोज गीता पढ़ रहे है, तो बच्चा जन्म से ही 1 साल का होते ही वो गीता शुरू कर देगा बोलना। हम्म भक्तम्बर यदि माँ रोज फेर रही है, तो वो 1-2 साल में ही भक्तम्बर सीख जाएगा। तो हम्म ये धर्म का सिर्फ संस्कार गर्भ में होता है। बहुत ही सुंदर बताया। अच्छा बाकी सब बताया। बोलते हैं आजकल के म्यूजिक भी सीख सकता है, हाँ। तो आप वो सब धर्म का कंसेप्ट में गर्भ संस्कार में हुआ। और बाद के 8 साल तक तुम उसको एक एज ए ह्यूमन अच्छे कर सकते हो, उसके मेंटल फिजिकल सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ उसकी अच्छी बना सकते हो। और वो हेल्थ अच्छी बचपन में 8 साल एज तक अच्छी बन गई, उसकी इम्यूनिटी अच्छी बन गई, तो फिर वो ना ही बीमार रहेगा, ना ही वो वीक, मेंटल वीक होगा, तो डिप्रेशन वगैरह ये बातें उसके दिमाग में आएगी ही नहीं। बहुत ही सुंदर आपने बताया और सारी चीजों का अच्छा से समाधान भी दिया है। अब थोड़ा सा हम्म। इतना सा ये जानना है कि आजकल क्या है, अलग अलग तरह की क्लासेस बच्चों की लगा दी जाती है, स्केटिंग करना या स्विमिंग करना, पता नहीं एक्स्ट्रा इस तरह की हम्म। क्लासेस कर, या हॉर्स राइडिंग करना। वो तो चलो इतना छोटा जो 8 साल तक का बच्चा है उसको तो ये नहीं होगा इतना, परंतु थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हम्म। जो क्लासेस लगाते हैं तो बच्चों के मैं ऊपर क्या क्या। बोल रही, एक्स्ट्रा नहीं है, ये 72 कला आदमी सीख सकता है। हम्म थोड़ी नहीं, अपने में इतनी कैपेसिटी है कि हम 72 कला सीख सकते हैं। उसमें हम्म हॉर्स राइडिंग भी आया, स्विमिंग भी आया, तुम्हारा कुकिंग आया, हम्म तुम्हारे हीरे क्या रत्न का पारख हो गई, तुमको जानवर की पारख हो गई, एनिमल की स्टडी हो गई, डॉक्टर की स्टडी हो गई, इंजीनियर की स्टडी हो गई। ये हमारे 72 कला में कितने सारे पॉइंट है, हम्म इतनी कैपेसिटी है हमारी। सिर्फ हम्म उसको हमें संस्कृत इसलिए बनाना है कि वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहे, हम्म इम्यूनिटी उसकी अच्छी रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कला सीख सके। फिर जितनी कला सीखेगा उतना उसका ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होगी। हम्म ज्ञानावरणीय कर्म की जितनी निर्जरा होंगी उतना वो ज्ञान, क्या हमें तो आफ्टर ऑल क्या है, उद्देश्य है केवल ज्ञान तक जाने, यानी सिर्फ ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान हमें अचीव करना है। तो उसके ये ज्ञान की ये स्टेप तो हमारे कटेंगे ना। भाई हम्म हम हॉर्स राइडिंग सीखे, हॉर्स की एनिमल की स्टडी कर लिए, तो हम तिरंज की स्टडी कर ले। हमने यदि कोई राइडिंग सीख ली है, भी कार ड्राइविंग है, एरोप्लेन ड्राइविंग है, ये सब ड्राइविंग है, तो ये हम अजीव तत्वों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। हम यदि बायोलॉजी की स्टडी करते हैं बच्चे, फ्लावर की स्टडी करते हैं, खेती की स्टडी करते हैं, तो हम जीव तत्वों को कितने अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जा रहे हैं ना। हम केवल ज्ञान के पास पहुंचने के लिए एक एक ज्ञान की सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं ना। हम्म सिर्फ ये सीढ़ियां चढ़ने के नाद में हम बाकी और हमारे सोशल मेंटल में हम भटक ना जाए, इसलिए 8 साल तक वो एक पक्का बेस बनाना है, हम्म ताकि फिर बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना सकते हैं हम। हमारा फाउंडेशन पक्का रहा तो हम बिल्डिंग कितने भी मंजिले चढ़ा सकते हैं, कितने ही मंजिले चढ़ा सकते हैं। तुम 72 की कला के नहीं ज्यादा तो 10-12 कला तो हर कोई सीख सकता है। आज के जमाने में भी इतने क्लासेस निकल रहे, इतना टीचर है आज, कि पहले एक ही गुरुकुल में सब होता था, अब उतने टीचर है ना कि हमें
हॉर्स राइडिंग सिखाने वाले भी है, हमको इंस्ट्रूमेंट चलाने वाले भी सिखाने वाले हैं, हमको गाड़ियां सिखाने वाले भी क्लासेस है, हमको एरोप्लेन को भी सिखाने वाले क्लासेस है, हमको स्विमिंग सिखाने वाले भी क्लासेस है। वो सब गुरुकुल में एक जगह होते थे, अब हमें अलग अलग क्लासेस करके सीखना पड़ता है। इतना ही फर्क है अभी। पर ये भाग दौड़ करने के लिए भी तो हमारा फिजिकल स्टेमिना चाहिए ना, नहीं तो कोई कोई तो 2 क्लासेस लगाते पर घर पे आते तो गल ही जाते बच्चे। फिर हम बोलते बच्चों पे बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं आजकल के पेरेंट्स, इतना लोड हम्म उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे लोड नहीं है, ये 72 कला तो आदमी सीखता ही है। हम्म हमारे भगवान ने ही बताया है कि हर इंसान की कैपेसिटी है कि वो 72 कला सीख सकता है। हम्म सिर्फ हमारी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी बढ़ने के लिए वो फाउंडेशन हमको बनाना है बचपन में। हम्म बहुत सुंदर आपने बताया है। और चूंकि हमें ये भी समझना है कि इस तरह के डाइटिशियन, इस तरह के नॉलेज वाले लोग और इस तरह के एक्सपर्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकें, और उसके लिए हाँ, ये हम बात, हमारे ये लिए क्रिएट करना है और इसके लिए हमें बुक्स निकालना है हाँ ताकि वो स्टडी कर सके। और वो बिल्कुल बुक निकालने के लिए क्या हमें रिसर्च करना है। बिल्कुल। तो अब ये आपका तो ये रिसर्च का मेरा मेन कंसेप्ट है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, और आप इस पर पीएचडी करें। और सेपरेट सेपरेट 5 बुक्स भी निकाल सकते हैं, 5 डाइटिशियन, 5 जो हाँ, धायमात्रा का कंसेप्ट है उसको लेकर के। पर अभी एक बार के लिए हम थीसिस के रूप में ही सोचे, उसके लिए प्लान करें। तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक आपने डिस्कस किया है, और आगमों के जितने भी रेफरेंसेस हैं, प्रमाण हैं, उनको हम बाकायदा वहां पर दें और उन शब्दों का इस तरह से एनालिसिस करें, और उतना मेडिकल साइंस को इन्वॉल्व करते हुए, मेडिकल रिसर्च को इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा हम रिसर्च सामने ला सके इस पेरेंटिंग के पर, है ना। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं सोचती हूँ आप तो इस इसका सब्जेक्ट का हम यही बोलेंगे कि पेरेंटिंग इन अकॉर्डिंग टू जैन आगम। यस, वही हमें पेरेंटिंग टॉपिक, वही हमें अकॉर्डिंग टू जैन आगम। यस। और फिर उसके बारे में हमें ये भी प्लान करना है कि अभी पहले हमारे बुक और रिसर्च पूरी तरह से सामने आनी चाहिए, और पब्लिकेशन में भी आनी चाहिए साथ में। और उसके साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि हम इस तरह के वर्कशॉप भी किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। तो इस तरह के ट्रेनर पहले हम तैयार करें, पहले अपनी कम्युनिटी के अंदर जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको डेवलप करें, उनको ट्रेन करें पहले तो। और उन्हीं को एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे कि समाज में, हमारे समाज में जो बच्चे हैं उन बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, वो परवरिश किस तरह से हो जाए, या इस तरह के लोग जो रुचि रखते हैं और जो नॉलेज रखते हैं वो किस तरह से समाज को अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ताकि बच्चों का सही ढंग से, पाठशालाएं तो सब जगह चलती है, पाठशाला के साथ साथ में ये भी नॉलेज जोड़ दिया जाए ना बच्चों के लिए। और ऐसी वो पाठशाला टीचर्स को भी एक एक को एक्सपर्ट बना दिया जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो समाज के कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो कम से कम इस नॉलेज का लाभ उठाएं, और साथ साथ में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं मुझसे जुड़े। तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपने जिस तरह से इसको सोचा है, समझा है, और जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, इससे लग रहा है कि इसका बहुत ही अच्छा काम होगा। तो ये टॉपिक पर आप जरूर काम करिए। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है।